हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे जनन या प्रजनन की, जिसमें आपको बताए थे कि जनन या प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पौधों में हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, जबकि जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे, जबकि आगे हमें क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है? मानव का है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मानव में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो मानव में प्रजनन लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है। तो देखते हैं मानव में प्रजनन क्या है, या मानव के प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो मानव क्या होता है? मानव डाइमॉर्फिक होता है। मानव क्या होता है? डाइमॉर्फिक, जिसे हिंदी में द्विरूपी कहा जाता है। मानव डाइमॉर्फिक या द्विरूपी होता है। डाइमॉर्फिक या द्विरूपी होता है, अर्थात प्राथमिक जनन अंगों द्वितीयक जनन अंगों एवं लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इसे ही बोला जाता है क्या? डाइमॉर्फिक, द्विरूपी। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या है कि कुछ होते हैं प्राथमिक जनन अंग, कुछ होते हैं द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग तथा लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब है मेल में या नर में प्राथमिक जनन अंग जैसे वृषण या टेस्टिस होता है, जबकि मादा में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? ओवरी या अंडाशय होता है। उसी प्रकार मेल में द्वितीयक जनन अंग कुछ होते हैं और फीमेल में द्वितीयक जनन अंग अलग होते हैं, और उनके लैंगिक लक्षण अलग अलग हैं। शरीर की बनावट क्या है? अलग अलग है। तो उसे ही बोला जाता है डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का सीधा अर्थ होता है कि रूप या आकृतियों का अलग अलग होना। रूप या आकृतियों का अलग अलग होना। तो मेल में अलग रूप आकृति होती है और फीमेल में अलग रूप या आकृति होती है, उसे ही कहा जाता है डाइमॉर्फिक। तो फिर से देखते हैं, मानव डाइमॉर्फिक या द्विरूपी होता है, अर्थात प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग एवं लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उसे ही कहा जाता है डाइमॉर्फिक। तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? मनुष्य में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाएगा? तो डाइमॉर्फिक या द्विरूपी, मेल में अलग और फीमेल में अलग। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले नर जनन अंग की। किसकी? नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले जानते हैं कि नर का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। नर का प्राथमिक जनन अंग क्या है? तो प्राथमिक जनन अंग, तो जो नर होता है उसमें प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? उसे बोला जाता है एक जोड़ी वृषण। एक जोड़ी वृषण, और वृषण को बोलते हैं कि जिनमें टेस्टिस, क्या बोलते हैं? टेस्टिस, TESTES, टेस्टिस। ये होता है प्राथमिक जनन अंग किसका? मानव का। तो मानव में कुछ होते हैं प्राथमिक जनन अंग, कुछ होते हैं द्वितीयक जनन अंग। तो अगर आपसे पूछेगा नर में या मेल में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, तो आप बताएंगे एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस। और ये जो वृषण या टेस्टिस होता है, एक वृषण कोष में स्थित होता है। ये जो वृषण है कहाँ होता है? एक होता है वृषण कोष, उसी में स्थित होता है। अगर इसको हम फिगर से दिखाएं तो ये मान लेते हैं क्या हो गए, ये हमारे हो गए वृषण, और ये जो वृषण होते हैं वृषण कोष में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोष।
तो इसे बोला जाएगा क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसे बोलते हैं वृषण या टेस्टिस, वृषण या टेस्टिस। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग वृषण कोष। क्या बोलेंगे, वृषण कोष या स्क्रोटम। तो मानव में प्राथमिक जनन अंग क्या है, एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस, जोड़ी मतलब संख्या में 2 होगा। और ये जो टेस्टिस होता है ये किसके अंदर स्थित होता है, तो उसे बोला जाता है वृषण कोष या स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता है वो कहाँ स्थित होता है, वृषण कोष या स्क्रोटम में स्थित होता है। एक मांसपेशी की थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर मानव का प्राथमिक जनन अंग वृषण स्थित होता है। अब ये जो वृषण होता है हम लोगों में या मेल में क्या होता है, ये शरीर के बाहर स्थित होता है। जो मानव का प्राथमिक जनन अंग वृषण है वो क्या होता है, मानव शरीर के बाहर स्थित होता है। जबकि फीमेल में या मादा में जो उनका प्राथमिक जनन अंग अंडाशय या ओवरी होता है वो शरीर के अंदर होता है, उसे कहा जाता है उदर गुहा, उदर गुहा के अंदर होता है। तो हम मेल में ये फिर वृषण बाहर क्यों है, क्योंकि जो वृषण है उसमें बनता है शुक्राणु या स्पर्म। वृषण या टेस्टिस में क्या बनता है, शुक्राणु या स्पर्म बनता है। इसी के अंदर बनता है क्या, शुक्राणु, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है स्पर्म। क्या बोला जाता है, शुक्राणु या स्पर्म। तो शुक्राणु के विकास के लिए, शुक्राणु के विकास के लिए, शुक्राणुओं को बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो मानव शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर के अंदर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर स्पर्म या शुक्राणु को बनना है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मानव शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए जो वृषण या टेस्टिस है ये मानव शरीर के बाहर स्थित होता है। जबकि जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, अंडाशय क्या है, मादा का प्राथमिक जनन अंग है, वो शरीर के अंदर होता है। जबकि जो मेल में ये जो टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों, क्योंकि इसी वृषण या टेस्टिस में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होगा और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो मानव शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि मेल में या नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस। अब कुछ द्वितीयक जनन अंग भी होते हैं, द्वितीयक जनन अंग भी होते हैं मानव में, उन्हें देख लेते हैं। द्वितीयक जनन अंग में पहला होता है अधिवृषण, अधिवृषण। दूसरा होता है शुक्रवाहिका, दूसरा क्या होता है, शुक्रवाहिका। और तीसरा होता है शुक्राशय, तीसरा क्या है, शुक्राशय। इसे ही वीर्य पुटिका भी कहा जाता है, वीर्य पुटिका। अगला होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर होता है काउपर ग्रंथि। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों संरचनाएं हैं ये क्या होती, ग्रंथियां होती हैं। ये क्या है, ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद लास्ट संरचना आपकी होती है शिश्न, जिससे क्या बोला जाता है, पेनिस बोला जाता है। तो ये क्या है, मानव द्वितीयक जनन अंग में क्या आएगा, अधिवृषण आएगा, शुक्रवाहिका आएगा, शुक्राशय या वीर्य पुटिका आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि आएगा, काउपर ग्रंथि आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शिश्न या पेनिस आएगा। ये द्वितीयक जनन अंग का क्रम है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि मानव जनन अंग का सही क्रम बताइए। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। पहले क्या आएगा, अधिवृषण आएगा,
फिर क्या आएगा, शुक्रवाहिका आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शुक्राशय आएगा, फिर क्या आएगा, तीन ग्रंथियां हैं, सॉरी तीन ग्रंथियां में नंबर एक क्या है, शुक्राशय है, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि या है काउपर ग्रंथि। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, मानव जनन अंग में पाई जाती है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। मानव जनन अंग में किसमें, नर में कि मादा में, नर में, मेल में। या काउपर ग्रंथ भी कहाँ पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है, सिस्निया पेनिस। तो अधिवृषण को अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडिडाइमिस या एपिडिडीमिस। अंग्रेजी भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है देवनागरी में ऐसे एपिडिडीमिस लिख दे और अंग्रेजी में ऐसे लिख दे। तो विज्ञान में आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी भी कुछ शब्दों की याद रखनी है। अब जैसे शुक्रवाहिका है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अगला क्या है, शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकिल। प्रोस्टेट को क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसको क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड। इसके बाद क्या है, सिस्निया पेनिस। तो द्वितीयक जनन अंग में पहला क्या हो गया, अधिवृषण हो गया, इपिडिडीमिस या इपिडिडाइमिस जो भी पढ़े आप। फिर क्या है, शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, शुक्राशय या वीर्यपुटिका इसे बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकिल। प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्रंथि को काउपर ग्लैंड, और क्या होता है, सिस्निया पेनिस। ये क्या है हमारे द्वितीयक जनन अंग, इसको लिख लीजिए फिर आगे बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी फिगर बनाएंगे तो ये सब चीजें आपको दिखाएंगे कि कहाँ होता है, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि मानव में या नर में, सॉरी नर या मेल की बात कर रहे हैं, तो नर में प्राथमिक जनन अंग भी होते हैं और द्वितीयक जनन अंग भी होते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया, एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस। जबकि द्वितीयक जनन अंग की बात करें तो पहला होता है क्या, अधिवृषण, उसके बाद क्या होता है, शुक्रवाहिका, फिर क्या होता है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और सिस्निया पेनिस, जिसमें तीन ग्रंथियां होती हैं। पहला क्या है, शुक्राशय भी एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी क्या है, एक ग्रंथि है, और काउपर भी क्या है, एक ग्रंथि है। आगे बात करते हैं, अब किससे बात करते हैं हम लोग, नंबर एक वृषण या टेस्टिस पे, वृषण या टेस्टिस पे। और ये क्या होता है, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। नर का प्राथमिक जनन अंग होता है जहां शुक्राणु, शुक्राणु अर्थात स्पर्म, और टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। तो जो टेस्टिस या वृषण होता है वहां क्या होता है, स्पर्म या शुक्राणु तथा किसका, टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो टेस्टिस का, अगर टेस्टिस के बारे में पूछा जाए तो आप इतना ही बताएंगे, जो टेस्टिस होता है वो मानव का प्राथमिक जनन अंग होता है, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, और उसमें शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं, और साथ साथ किसका निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है। अब देखिए, जो ये वृषण है, वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। जो वृषण है, वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या लिखें अगली लाइन से, वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं।
जो वृषण होता है उसमें शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं। वृषण के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, जिसमें एक होती है अंतः कोशिका, एक क्या होती है? अंतः कोशिका, जबकि दूसरी क्या होती है? बाह्य कोशिका। दूसरी क्या होती है? बाह्य कोशिका। अब ये जो अंतः कोशिका है अगेन दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है, जिसे पहले को क्या बोलते हैं? नर जर्म कोशिका। पहले को क्या बोला जाता है? नर जर्म कोशिका। और दूसरे को बोला जाता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। तो जो वृषण है, वृषण के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जो आगे दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। एक को बोलते हैं अंतः कोशिका और एक को बोलते हैं बाह्य कोशिका। अगेन जो अंतः कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होती है। जो पहली होती है उसे बोलते हैं नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं? नर जर्म कोशिका। और दूसरी को क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। अब ये जो नर जर्म कोशिका है, यहीं पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि टेस्टिस की किस कोशिका से शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड हैं, अंतः कोशिका और बाह्य कोशिका। जिसमें अंतः कोशिका दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड हुए, जिसमें पहला क्या है? नर जर्म कोशिका। इससे क्या निकलता है? शुक्राणु या निकलता नहीं है, इसी में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है? यह नर जर्म कोशिका या शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो नर जर्म जो कोशिका है वहां पे शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। जबकि जो सर्टोली कोशिका ये क्या करती है? ये कोशिका नर जर्म कोशिका अथवा शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। जो शुक्राणु है पहले स्पर्मेटिड्स के रूप में रहता है, विकसित नहीं होता है। जब सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं तो वह मैच्योर शुक्राणु में बदल जाता है। ठीक है ना। अब जो बाह्य कोशिका है इसमें भी एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंतराली कोशिका। क्या बोला जाता है? अंतराली कोशिका। इसी अंतराली कोशिका को अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल, या इसे ही लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है, लीडिंग सेल। तो जो अंतः कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड है, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो नर जर्म कोशिका है वहां पे शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है? नर जर्म कोशिका अथवा शुक्राणु को क्या प्रदान करती है? पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? क्या बताएंगे? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण या टेस्टिस में। और टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जो दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसमें पहला है अंतः कोशिका और एक है बाह्य कोशिका। जो अंतः कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिकाओं में पुनः विभाजित होती है, जिसमें पहला है नर जर्म कोशिका जहां से शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है, और दूसरी क्या है? सर्टोली कोशिका। यह कोशिका क्या करती है? नर जर्म कोशिका अथवा शुक्राणु को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इसीलिए चूंकि यह नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है, इसीलिए सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम होता है नर्स कोशिका, भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स कोशिका।
क्यों नर कोशिका? क्योंकि क्या कर रही है, नर जर्म कोशिका या शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है, इसीलिए सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, जो बाह्य कोशिका में एक कोशिका होती है अंतराली कोशिका, और अंतराली को ही अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को लीडिंग सेल भी कहा जाता है। अब यहां पर किसका निर्माण होगा, तो जो अंतराली कोशिका है यहां पे एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। जो अंतराली कोशिका है वहां पर एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है, और एंड्रोजन हार्मोन क्या है, नर सेक्स हार्मोन है, नर सेक्स हार्मोन, या इसे बोला जाता है मेल सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है वो क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, जबकि जो एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन कई प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे प्रमुख एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो सबसे प्रमुख एंड्रोजन क्या होता है, सबसे प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि मेल सेक्स हार्मोन है या नर सेक्स हार्मोन क्या है, तो कभी कभार ऑप्शन में एंड्रोजन आ जाता है, कभी कभार क्या आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है एक एंड्रोजन हार्मोन ही है, चाहे ये ऑप्शन में आए चाहे ये ऑप्शन में आए, दोनों क्या है, सही है। तो अभी आपको क्या बताए थे, रिसर्च में यही बताए थे, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है जहां शुक्राणु, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन या नर सेक्स हार्मोन होता है। इसको लिखिए, फिर एक फिगर बना के समझाते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आगे फिगर बनाए, हम एक टेस्टिस बनाएं, ये मान लेते हैं हमारा टेस्टिस है, क्या है ये, टेस्टिस, एक कोशिका लेते हैं और इसको अगर ओपन करते हैं, टेस्टिस को क्या करते हैं, ओपन करते हैं टेस्टिस को, तो इसी के अंदर कुंडलित रूप में एक से तीन बहुत ज्यादा कुंडलित होती हैं। अब इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। अभी बताए थे आपको कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। और ये शुक्रजनक नलिकाएं दो प्रकार की कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, एक को बोला जाता है अंतः कोशिका और एक को बोला जाता है बाह्य कोशिका। अगर इसी शुक्रजनक नलिका को एक को हम बाहर निकाल लें और इसका फिगर बनाएं, एक जो ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं कई हैं, अगर एक को हम बाहर निकाल लें और उसका फिगर बनाएं तो देखिएगा, ये जो बाहर बना रहे हैं ये क्या है, बाह्य कोशिका है। क्या बोलेंगे इसे, बाह्य कोशिका। ध्यान से समझिएगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा, नहीं 4 दिन बाद क्या होगा, भूल जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, ये इसे बोलेंगे बाह्य कोशिका। क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिका। जबकि अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा सर्टोली कोशिका। क्या बोला जाएगा, सर्टोली कोशिका।
और सबसे अंदर इसे बोला जाता है नर जर्म कोशिका, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे नर जर्म कोशिका। ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों क्या होती है? अंतः कोशिका होती है, अंतः कोशिका। और ये क्या है? बाह्य कोशिका में क्या आएगा? अंतराली कोशिका। तो समझिएगा, ये क्या हम लोगों का एक टेस्टिस है। अगर टेस्टिस को हम ओपन करें, इसके अंदर की संरचनाएं देखें, तो इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। और अगर इस शुक्रजनक नलिका को आगे इसको और ओपन करके देखें, तो आपको अभी बताए थे कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं वो दो भागों में डिवाइड होती हैं। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, अगर ये शुक्रजनक नलिका भी बताए थे आपको, कितने भाग में डिवाइड होती हैं? दो भाग में। तो ये हो गया शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका दो भागों में डिवाइड होती है, जिसमें पहली होती है अंतः कोशिका और दूसरी होती है बाह्य कोशिका। तो ये जो बाहर बाहर दिखा है, इसे क्या बोला जाएगा? बाह्य कोशिका। और बाह्य कोशिका में क्या होता है? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होता है। और यहाँ से किसका स्राव होता है? एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। और एंड्रोजन हार्मोन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन या नर सेक्स हार्मोन। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। जबकि जो अंतः कोशिका है, ये दोनों क्या है? नर जर्म कोशिका और सर्टोली क्या है? ये अंतः कोशिका है। जिसमें जो नर जर्म कोशिका है, वहां से किसका निर्माण? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण यहां से होता है। जबकि जो ये सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? नर जर्म कोशिका को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, जिससे शुक्राणु या स्पर्म को पोषण प्राप्त होता है। और वह जो इमेच्योर शुक्राणु होता है, वह मेच्योर शुक्राणु में विकसित हो जाता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं हम। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग नर प्रजनन तंत्र का एक फिगर बनाएंगे, जिससे आगे की बातें हम लोग समझ पाए। एक टेस्टिस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? टेस्टिस बनाते हैं एक। और आपको बताए थे टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जो दो कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, जिसमें एक पहली कोशिका होती है अंतः कोशिका और दूसरी क्या होती है? बाह्य कोशिका। तो अगर इसी को आगे हम ले चलें, पहले हम बना लें तब फिगर बनाइएगा आप लोग, नहीं गलत भी हो सकता है। तो ये जो भाग होता है, ये क्या हो गया हमारा? वृषण हो गया, वृषण या टेस्टिस हो गया। जबकि ये होता है, इसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अभी आपको क्या लिखा है? जो द्वितीयक जनन अंग लिखाए थे, तो द्वितीयक जनन अंग में आपको अधिवृषण बताए थे, शुक्रवाहिका बताए थे, शुक्राशय बताए थे, प्रोस्टेट ग्रंथि बताए थे, काउपर ग्रंथि बताए थे, और क्या बताए थे? सिस्निया पेनिस बताए थे। तो ये क्या है? अधिवृषण या एपिडिडिमिस है। ये एपिडिडामिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शुक्रवाहिका। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस। अब आगे आते हैं, तो आगे क्या होता है? संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं?
शुक्राशय या वीर्य पुटिका बोलते हैं। इसके आगे फिर एक संरचना होती है इसे, और सबसे लास्ट में एक संरचना होती है, दूसरे कलर से बनाते हैं यहां पे इसे। तो ये जो संरचना है इसे बोला जाता है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये क्या है आपका? काउपर ग्रंथि। क्या है? काउपर ग्रंथि। और ये क्या होता है? ये होता है शिश्न या पेनिस। तो ये जो वृषण होता है, वृषण क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है। जबकि द्वितीयक जनन अंग में आपको बताए थे अधिवृषण पहला, दूसरा क्या बताए थे? शुक्रवाहिका, तीसरा क्या बताए थे? शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर काउपर ग्रंथि। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ग्रंथियां हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं ग्रंथियां, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है? पार्ट है। इसका फिगर बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। एक नाम और लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम भी होता है काउपर ग्रंथि का, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। हो सकता है इसी के नाम से पूछ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें काउपर ग्रंथि को वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथ भी कहा गया है। अब सबका काम देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1, तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? वृषण। और वृषण के बारे में आपको बता चुके हैं। वृषण के बारे में क्या बता चुके हैं कि जो वृषण या टेस्टिस होता है वो क्या होता है? मानव का या नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। और यहाँ से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। दूसरा जो अधिवृषण, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा जो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस है, ये क्या करता है? ये शुक्राणु को आगे चलने पर स्टोर करता है, स्टोर करता है और कुछ मात्रा में इसको पोषण प्रदान करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो शुक्राणु है वो थोड़ा विकसित अवस्था में आ जाते हैं। अब इसके आगे शुक्राणु, मान लो यहाँ से निकला, शुक्राणु आगे बढ़ेगा और कहाँ पहुंचेगा? शुक्राणु पहुंचेगा शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस में। तो ये शुक्रवाहिका क्या करती है? ये भी शुक्राणु या स्पर्म को आगे भेजने का काम करती है। अब शुक्राणु कहाँ पहुंच गए? अब शुक्राणु पहुंच गए शुक्राशय या बेरी पुटिका में, जिसे सेमाइनल वेसाइकिल भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसाइकिल। तो आगे हम लोग क्या लिख लेते हैं? इन दोनों का बहुत ज्यादा काम है नहीं। तीसरा हेडिंग क्या है हमारी? तीसरी, शुक्राशय, जिसे वीर्य पुटिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य पुटिका। अब यहां पर जो शुक्राशय है, यहां से एक द्रव स्रावित होता है, एक द्रव स्रावित होता है, जिसमें एक पाया जाता है फ्रक्टोज शर्करा। क्या पाया जाता है? या ऐसे लिख लेंगे हम लोग कि शुक्राशय से एक द्रव स्रावित होता है, जिसमें फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जो शुक्राणु या स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। पोषण नहीं, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या लिखेंगे? ऊर्जा प्रदान करती है।
तो एग्जाम में पूछ लेगा कि फ्रक्टोज नामक शर्करा नर जनन अंग के किस भाग में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? शुक्राशय में, शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल में। एक्चुअली शुक्राशय से एक द्रव स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? द्रव स्रावित होता है, और उसी द्रव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये शर्करा क्या करती है? शुक्राणु या स्पर्म को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है? शुक्राणु को ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो यही द्रव है, यही द्रव आगे जाके किसमें बदल जाता है? जब ये द्रव होगा और प्लस साथ में क्या होगा? शुक्राणु। तो इसे ही बोला जाता है वीर या सीमेन। भाई जो शुक्राशय है, यहां से क्या साबित हुआ? एक द्रव स्रावित हुआ, और साथ में यहां से शुक्राशय से क्या हुआ? एक द्रव स्रावित हुआ, और साथ में क्या आ रहे थे? शुक्राणु आ रहे थे। तो यहाँ पर शुक्राशय से जो द्रव स्रावित हुआ, जो शुक्राशय है, ये शुक्राशय जो है 60% द्रव का स्रावित करता है। जो द्रव स्रावित हो रहा है 60% शुक्राशय स्रावित करता है, और 40% आगे प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर जो शुक्राशय से क्या स्रावित हुआ? द्रव स्रावित हुआ, जिसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई गई। ये फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है? शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करती है या ऊर्जा प्रदान करती है। अब आगे जो द्रव है, शुक्राशय द्रव हो गया, यहां से लिख देते हैं इसको शुक्राशय द्रव। शुक्राशय द्रव प्लस शुक्राणु, ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? अब वीर या सीमेन कहलाएंगे। वीर या सीमेन कहलाएंगे। इसके बाद भी ये जो द्रव होता है ना, ये शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। ये जो शुक्राणु द्रव होता है, ये क्या करता है? साथ में शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। क्योंकि अगर शुक्राणु के पास पोषण नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रही, ऊर्जा तो ये प्रोवाइड कर दिया, और पोषण कौन प्रदान करेगा? ये शुक्राशय द्रव। जो शुक्राणु के जीवित रहने, शुक्राणु के जीवित रहने और मादा जनन अंग के पथ में गति करने में क्या है? आवश्यक है। कौन? शुक्राशय द्रव। क्योंकि ये क्या करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। फिर से समझते हैं। जो शुक्राशय ग्रंथि है, जिसे वीर्य कुटिका या सेमाइनल वेसिकल भी कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है? एक द्रव स्रावित होता है, और उस द्रव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। और जो यही द्रव होता है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। और जो शुक्राशय द्रव है और शुक्राणु, यही दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? वीर या सीमेन बन जाते हैं। जिसका इस द्रव का 60% भाग कहाँ से स्रावित होगा? 60% भाग स्रावित होता है शुक्राशय से, जो कि जो 40% भाग द्रव का बचा, वो प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथ से स्रावित होता है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताएं। यहीं पर एक पॉइंट शुक्रवाहिका में आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहीं पर क्या नोट कर लीजिएगा? वैसेक्टोमी। जगह हो या आगे कहीं नोट कर लो, वैसेक्टोमी। क्या नोट करेंगे? वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी होता क्या है, यहां देख लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। इधर लिख लीजिएगा, पुरुष नसबंदी को ही वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या? पुरुष नसबंदी को ही क्या बोला जाता है? वैसेक्टोमी। और यहाँ पे हुआ किया क्या जाता है? देखिए, यहाँ से स्पर्म का ट्रांसफर हो रहा है ऐसे। तो वैसेक्टोमी में होता क्या है? यहीं पर ये शुक्रवाहिका काट दी जाती है। काट के क्या हो जाती है? सिल दी जाती है, जोड़ दी जाती है। जब ये यहाँ से इसको यहाँ काटेंगे और इसको, इस भाग को यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो जो स्पर्म है, वो स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो उसे ही कहा जाता है पुरुष नसबंदी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुष नसबंदी में
पुरुष जननांग अंग के किस भाग को काटा या सिला जाता है? तो आप क्या बताएंगे? शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस को ही काटा या सिला जाता है। अब इसको जब सिल देंगे तो यहां से शुक्राणु गत करते हुए आगे जा नहीं पाएगा। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहते हैं। इसमें शुक्रवाहिका को काटा और सिला जाता है। काटा और सिला जाता है जिससे शुक्राणु आगे गति नहीं कर पाते हैं। आगे गति कर नहीं पाते अर्थात इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ से इस पोर्शन को यहाँ से काट के आधा इधर सिल दिया गया, आधा इधर, तो बीच में क्या हो गया? स्पेस हो गया। तो यहाँ से आगे शुक्राणु, इसके आगे शुक्राणु बढ़ ही नहीं पाएंगे। भाई शुक्राणु जब आगे बढ़ नहीं पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे क्या बोला जाता है? नसबंदी कहा जाता है। तो पुरुष नसबंदी या मेल नसबंदी को क्या बोला जाता है? वैसेक्टॉमी। जबकि जो मादा नसबंदी है उसे टुबेक्टॉमी कहा जाता है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तब वहां उसको पढ़ेंगे। अब देखिए समझ लीजिए, इसके बाद जब शुक्राशय हो गया, शुक्राशय से क्या निकला? एक द्रव निकला। उस द्रव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। उस द्रव में क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा। और वो फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। और जो ये द्रव है शुक्राशय से निकला था द्रव, और वही द्रव शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। अब आगे क्या होगा? स्पर्म आगे बढ़ेगा और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथ भी क्या करती है? द्रव स्रावित करती है, जो किसके साथ मिलता है? शुक्राणु या स्पर्म के साथ मिलता है। आगे अब देखिए, एक कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर, का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका नाम? प्रोस्टेट कैंसर का। तो जब इसी प्रोस्टेट ग्रंथ का आकार बढ़ जाता है, एज बढ़ने के साथ बुढ़ापे में क्या होता है? इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, तो इसमें इनकी कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रोस्टेट कैंसर बोला जाता है। कैंसर क्या है? कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। मान लो एक कोशिका इतनी बड़ी सी थी, इतनी बड़ी सी, ठीक है ना? वैसे तो हम लोग कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो ये कोशिका है और इसी कोशिका में अनियमित अलग अलग प्रकार से क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसे ही कहा जाता है कैंसर। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। तो जब इसका बुढ़ापे में आकार बढ़ जाता है, यूरिन करने में बहुत जलन होती है, प्रॉब्लम होती है, तब चेक कराने पर मालूम पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या हो जाता है? प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगली कौन सी ग्रंथि है? काउपर ग्रंथि या वाल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ से भी क्या द्रव स्रावित होता है? आपको शुरू में बताए थे कि जो शुक्राशय है वो 60% द्रव का स्राव करता है, जबकि जो प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथियां हैं ये 40% द्रव का स्राव करती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? द्रव का स्राव। और ये भी है, जो काउपर ग्रंथि है एक श्लेष में युक्त पदार्थ का स्राव करती हैं। लिख लीजिएगा, जो काउपर ग्रंथि है एक श्लेष में युक्त पदार्थ का स्राव करती है, जिसे लुब्रिकेंट भी कहा जाता है। जो लिसिसा होता है ये क्या करता है? ये पेनिस या शिश्न में चिकनाई लाता है। क्या करता है? ये पेनिस या शिश्न में चिकनाई लाता है, चिकनाई लाता है। और आप लोग एक बात जानते हैं कि जो ये पेनिस होता है ये यूरिन का और सीमेन या वीर्य का एक ही मार्ग होता है। मेल में क्या होता है? जिस रास्ते से पेशाब आएगा उसी रास्ते से सीमेन या वीर्य भी आता है, दोनों का रास्ता एक ही होता है, ठीक है ना? तो मान लो इसी रास्ते से पेशाब आया हुआ है, इसी रास्ते से क्या हो? पेशाब आया हुआ है। तो जो काउपर ग्रंथ से क्या निकलता है? काउपर ग्रंथ से स्रावित होता है श्लेष में युक्त पदार्थ, श्लेष में युक्त पदार्थ, जिसे लुब्रिकेंट भी कह सकते हैं। चिपचिपा पदार्थ होता है। ये कहाँ से स्रावित हुआ? काउपर ग्रंथ से। तो मान लो इसी रास्ते से पेशाब आया था, तो ये जो श्लेष में युक्त पदार्थ या लुब्रिकेंट है ये क्या करेगा? पेशाब के अम्लीय को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जो पेशाब आया है
उसकी मात्रा को समाप्त कर देगा और इस रास्ते को क्या करेगा, चिकना बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्यों पेशाब के प्रभाव को समाप्त करेगा? क्योंकि ये शुक्राणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यही शेष श्लेष्म पदार्थ जो चिपचिपा होता है, शुक्राणु को क्या करता है, अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। पता लगे इसी रास्ते से पेशाब आया था और पेशाब की कुछ बूंदें यहीं पर रुकी हुई हैं, और इसी रास्ते से अगर स्पर्म शुक्राणु आएगा तो ये जो इसकी बूंदें हैं शुक्राणु को नष्ट कर सकती हैं, डेड कर सकती हैं। इसीलिए जो इस श्लेष्म में एक तो पदार्थ लुब्रिकेंट होता है, पहली बात तो इस रास्ते को चिकना बनाता है, और दूसरा जो ये पेशाब या मूत्र की कुछ बूंदें होती हैं उनके प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु के लिए अनुकूलतम वातावरण बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुक्राणु या स्पर्म की संरचना कैसे होती है, वो फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मादा प्रजनन अंग या मादा जनन अंग। तो इसको एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।